हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथ अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एवीएम के मॉड्यूल डी में चैप्टर नंबर 26 का पार्ट 3 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है वो ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में है। और इस लेक्चर में फ्रेंड्स हम प्रायोरिटी सेक्टर के लेटेस्ट गाइडलाइन क्या हैं और एमएसएमई एक्ट 2006 क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स जो आपका एमएसएमई एक्ट 2006 है, माइक्रो स्मॉल एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होता है, डी फॉर डेवलपमेंट एक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 आया था। इसमें एमएसएमई की जो लिमिट है, जो क्राइटेरिया है, उसको दिया गया है। लेकिन अभी इसमें जो लेटेस्ट चेंजेज हुए हैं फ्रेंड्स, वो हुए हैं 13 मई 2020 को। भारत सरकार ने एमएसएमई की लिमिट को चेंज किया हुआ है। तो बेसिकली हम उसी के बारे में इस लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले का जो ओल्ड क्राइटेरिया था वो ये था, इंडस्ट्री जो होती थी उसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में अलग अलग बांटा जाता था। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे पंखा बनना, आपका फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, जो भी कोई भी सामान बनना मैन्युफैक्चरिंग में आता था। सर्विसेज वो होती थी जहाँ पर सिर्फ सर्विस को रेंडर किया जाता था, लिया जाता था। जैसे आप होटल में जाते हैं तो आप वहाँ पर सर्विस लेते हैं, या बैंक में आते हैं तो आप वहाँ पर उसकी सर्विसेज का यूज करते हैं, राइट। तो सर्विसेज को, सर्विस इंडस्ट्री को इसे कहा जाता था। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती थी, सर्विस इंडस्ट्री होती थी, और माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, तीन तरीके की कैटेगरी में एमएसएमई की इंडस्ट्री को बांटा जाता था। तो ये पुराना क्राइटेरिया है जो कि अब खत्म कर दिया गया है। कब से? 13 मई 2020 से नया क्राइटेरिया आ गया फ्रेंड। तो नया क्राइटेरिया क्या है, उसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसे ही देखेंगे। नई लिमिट क्या है? अब पहली बात ये है, चेंजेस क्या हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री दोनों को एक जैसा ही कर दिया गया। अब उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है। पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग लिमिट थी और सर्विसेज के लिए अलग लिमिट थी। लेकिन अभी क्या है कि दोनों के लिए कंबाइंड लिमिट है। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। पहले सिर्फ इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट होता था, अब इसमें टर्नओवर भी जोड़ दिया गया है। लेकिन पहले क्या होता था, मैन्युफैक्चरिंग अलग होता था, सर्विस अलग होता था। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक ही में आ गया है। तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस की इंडस्ट्री हो, माइक्रो के लिए जो क्राइटेरिया है वो सेम है दोनों के लिए, स्मॉल के लिए सेम है, मीडियम के लिए सेम है। तो अब इसको देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री में कोई भी इंडस्ट्री जो है माइक्रो तब कहलाएगी जब उसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ हो। अगर आपका इन्वेस्टमेंट किसी इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए तक का है तो उसे हम माइक्रो कहेंगे। साथ ही साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि उसी का 5 टाइम्स, 5 गुना इसका कर दीजिए फ्रेंड, तो 5 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए, तभी उसे माइक्रो इंडस्ट्री मानेंगे। स्मॉल के केस में क्या है, माइक्रो के केस में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, स्मॉल के केस में 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट, और मीडियम के केस में 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अगर है तो उसे हम मीडियम कहेंगे। और टर्नओवर का कॉन्सेप्ट वही 5 टाइम्स, हर एक में 5 गुना ही होगा फ्रेंड, देख लीजिएगा आप। एक का 5 गुना 5 करोड़, 10 का 5 गुना 50 करोड़, और 20 का 5 गुना 100 करोड़ हो गया। तो ये हो गया आपका माइक्रो, स्मॉल और मीडियम का। फ्रेंड्स, आपसे इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्के तौर पर पूछा सकता है। यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो आगे प्रमोशन के एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन ये गाइडलाइंस पूछी जाएंगी 100%। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब अगर मान लीजिए किसी एक इंडस्ट्री में आप गए और वहाँ पर आपने देखा कि 8 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 8 करोड़ का, तो वो माइक्रो है कि स्मॉल है या मीडियम है? तो देखिए, 8 करोड़ का मतलब हुआ अप टू 10 करोड़ है तो स्मॉल इंडस्ट्री हो गई, तो ये स्मॉल इंडस्ट्री हो गई। अगर मान लीजिए 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम इंडस्ट्री हो जाएगी। तो कहने मतलब ये हुआ कि अगर अप टू 1 करोड़ है तो माइक्रो, 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक है ना, 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक है तो स्मॉल मानिए, और 10 करोड़ से ज़्यादा है और 20 करोड़ तक है तो उसे मीडियम मानेंगे, चाहे माइक्रो अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विसेज की इंडस्ट्री हो। और उसी का 5 टाइम्स आप कर दीजिए टर्न ओवर के लिए। तो ये 1, 10 और 20, 1 करोड़, 10 करोड़ और 20 करोड़, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया। और इसी का 5 गुना, 5 करोड़, 50 करोड़, 10 पचे 50 और 20 पंचे 100 करोड़, अगर ये टर्नओवर का क्राइटेरिया हो गया। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो माइक्रो इंडस्ट्री कह दीजिए, ये फुलफिल हो रहा है तो स्मॉल इंडस्ट्री कह दीजिए, ये फुलफिल हो रहा है तो मीडियम कह दीजिए फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से समझाया इसको। तो एमएसएमई एक्ट 2006 में आया हुआ था, इसका फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। नई गाइडलाइन कब से आई हुई है, तो 13 मई 2020 से नई लिमिट आई हुई है। पहले और नए में क्या चेंजेस है, पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता था, अब दोनों के लिए एक जैसा क्राइटेरिया है। पहले टर्नओवर का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले टर्नओवर का कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही हम बता देते थे। अब इन्वेस्टमेंट और प्लस टर्नओवर दोनों का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है माइक्रो,
10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है स्मॉल, 20 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम हो जाएगा। अब कुछ कॉमन गाइडलाइन जो है एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड उनके बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए पहली बात है कोलेट्रल। तो बैंकों को क्या करना है, 10 लाख रुपए तक का लोन जो है बिना किसी कोलेट्रल के देना है। जो गाइडलाइन है वो ये है कि माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए, मीडियम के लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये एमएससी के लिए है केवल। तो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेज अगर है तो 10 लाख रुपए तक का अगर आप लोन देंगे तो उस 10 लाख रुपए तक के लोन पर कोई कोलेट्रल यानी कोई सिक्योरिटी नहीं मांगेंगे कि आप मॉर्गेज करिए या गिरवी रखिए, कुछ ऐसा नहीं करेंगे। और अगर जो कस्टमर है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो ये क्राइटेरिया 25 लाख रुपए तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो 25 लाख रुपए तक के लोन पर भी हम कोई जो है कोलेट्रल नहीं मांगते हैं। कंपोजिट लोन क्या होता है फ्रेंड्स, अगर एक साथ कई लोग मिलकर के लोन लें तो 1 करोड़ रुपए तक का कंपोजिट लोन सैंक्शन कर सकता है बैंक, ठीक है। तो कंपोजिट लोन लिमिट ऑफ 1 करोड़ कैन बी सैंक्शन बाय बैंक टू इनेबल द एमएससी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज टू अवेल द वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन रिक्वायरमेंट इन द सिंगल विंडो। एक ही सिंगल विंडो मतलब है एक ही जगह पर सारा कुछ मिल जाएगा। तो 1 करोड़ रुपए तक का लोन जो है कंपोजिट लोन के तहत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को। फिर अगला टॉपिक इसी में है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, CLSS, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, CLSS क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, देखिए 1 करोड़ रुपए तक अगर एमएसएमई सेक्टर में लोन लेते हैं, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए ही है, एमएसई में अगर लोन लेते हैं तो उनको 15% की सब्सिडी दी जाती है। यही है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम, यानी 15% की सब्सिडी मिल जाती है। 1 करोड़ रुपए का आपने लोन ले लिया तो उसमें 15% की सब्सिडी मिल गई, यानी कहने मतलब ये हुआ कि अब आपको सिर्फ 85 लाख रुपए पर ही लोन का ब्याज वगैरह चुकाना रहता है, तो 15% की सब्सिडी मिल जाती है। ये हो गया आपका क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए छोटे तौर पर। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज एक्ट 2006 में आया हुआ था, नई गाइडलाइन 13 मई 2020 से आई हुई हैं। ये डेट याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अब नई जो लिमिट है वो क्या है, 1 करोड़ रुपए तक माइक्रो, 10 करोड़ रुपए तक स्मॉल और 20 करोड़ रुपए तक मीडियम। और इसी का 5 गुना, अगर 1, 10 और 20 याद है तो इसी का 5 गुना, 5, 50 और 100 ये टर्नओवर हो गया। अगर ये विदिन लिमिट आती है तो माइक्रो स्मॉल और एंटरप्राइजेज मीडियम मान लेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों इंडस्ट्री एक ही में मानी जाती हैं। कॉमन गाइडलाइन में क्या है, 10 लाख रुपए तक के लोन पर कोई कोलेटरल सिक्योरिटी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो 25 लाख रुपए तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी मांगने की जरूरत नहीं है। कंपोजिट लोन का ये मतलब हुआ कि वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन की रिक्वायरमेंट अगर किसी की पूरी करनी तो 1 करोड़ रुपए का कंपोजिट लोन एक साथ ही सैंक्शन किया जा सकता है एमएसई के लिए। फिर आया आपका क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। इसमें क्या है कि 1 करोड़ रुपए तक का अगर लोन लेना है तो आपको 15% की सब्सिडी देगा। अब ये स्कीम लाया कौन है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है ना, इन दोनों ने मिल करके लॉन्च किया हुआ है। इसमें क्या है कि 1 करोड़ रुपए तक का लोन अगर आप लेते हैं माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज, मीडियम के लिए ये भी नहीं है, तो रेट ऑफ सब्सिडी कितनी मिलती है, 15% की सब्सिडी मिल जाती है फ्रेंड्स। ओके, अगला टॉपिक उठाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो प्रायोरिटी सेक्टर वैसे काफ़ी अपने आप में ह्यूज है, काफ़ी बड़ा है, तो कुछ जो जरूरी बातें हैं उनको यहाँ पर हम समझेंगे। पहली बात तो ये कि 8 सेक्टर कौन कौन से हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर। और फ्रेंड्स ये ना आपके प्रमोशन के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मेनली जो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर में जो सेक्टर कवर हैं, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, हाउसिंग, एजुकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर, इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट क्या हैं। प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स में अगर हम बात करें तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% का होता है। किन के लिए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए, यानी जो हमारे नेशनलाइज बैंक हैं उनके लिए, और फॉरेन बैंक विद 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज के लिए। तो ये जो हमने टेबल बनाई हुई है ये किसके लिए फ्रेंड्स, पहली बात तो नेशनलाइज बैंक जितने हैं उनको ले लीजिए। फॉरेन बैंक के केस में ध्यान रखिएगा 20 या 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं उन्हीं के लिए ये टेबल अप्लीकेबल है। अगर 20 से कम ब्रांचेज हैं, सवाल ये है कि अगर 20 से कम ब्रांचेज हैं तो 20 से कम ब्रांचेज के लिए सिर्फ एक ही टारगेट होता है फ्रेंड्स, 40% वाला, बाकी और कोई टारगेट एज सच होता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम एक बार देखें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक ऐसा है जिसकी 40-50 ब्रांचेज हैं, 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, एक तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है 40%, दूसरा एग्रीकल्चर का टारगेट कितना है 18%,
और माइक्रो इंटरप्राइजेज का टारगेट कितना है, 7.5% का होता है। ये जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर और वीकर सेक्शन है, इनके क्राइटेरिया में चेंजेज आए हुए हैं। तो आगे हम एक टेबल में उसको अलग से देखेंगे। अभी के लिए आप 3 टारगेट देख लीजिए। पूरा प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40%, एग्रीकल्चर का 18% और माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 7.5% है। इन दोनों के लिए हम अलग से पढ़ेंगे। और ख़ास बात ये है कि ये इसमें हम एक और बात करेंगे कि अगर 20 से कम ब्रांचेज हैं किसी फॉरेन बैंक की, तो सिर्फ एक टारगेट है 40% वाला, बाकी नीचे के कोई टारगेट उस पर अप्लीकेबल नहीं होते, इनको सबको भूल जाइए। सिंपल सी बात है, कोई फॉरेन बैंक है जिसके 10 ब्रांचें हैं, तो उसके लिए टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट 40% है, नीचे कोई सब टारगेट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट हो गया 40%, एग्रीकल्चर के लिए 18%, माइक्रो इंटरप्राइज के लिए 7.5% हो गया। फॉरेन बैंक जिसकी 20 से कम ब्रांचेज हो तो प्राइवेट सेक्टर का ओवरऑल टारगेट 40% होता है, और कोई टारगेट होता नहीं है। और ये जो परसेंटेज ऊपर लिखे गए हैं फ्रेंड्स, ये फिगर्स किस में हैं, परसेंटेज हैं ANBC का, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट ANBC का, या क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर CEOBE, व्हिचएवर इज हायर, जो भी ज़्यादा हो। अगर ANBC ज़्यादा है तो ANBC का 18% ले लीजिए एग्रीकल्चर के लिए, और अगर CEOBE यानी क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस सीट एक्सपोजर अगर ज़्यादा है तो वो वाला उठा लीजिए। दोनों में से व्हिचएवर इज हायर, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। वहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ANBC या CEOB में BE का हायर या लोअर लेते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स हायर लेते हैं, जो भी ज़्यादा होगा। ANBC ज़्यादा तो वो ले लीजिए, CEOBE ज़्यादा है तो वो ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब जो हमने वहाँ पर 2 छोड़े हुए थे आपके लिए, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर और बीकर सेक्शन के टारगेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, फाइनेंशियल ईयर वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है RBI ने। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें जो टारगेट है हमारे फ्रेंड्स वो ये हैं। क्या है, अभी जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 8% है और बीकर सेक्शन के लिए 10% है। तो अगर 20-21 के लिए स्पेशली पूछा जाए तो 8% है और बीकर सेक्शन के लिए 10% है। इसको जैसे जैसे टाइम बीतेगा, अगले साल देखिए 1% ये भी बढ़ेगा, 21-22 में ये 1% बढ़ेगा, ये भी 1% बढ़ेगा। तो अगर आपको ये 8% याद है और ये 10% याद है तो 1% बढ़ा दीजिए अगले साल के लिए। उसके अगले साल फाइनेंशियल ईयर के लिए 0.5% और बढ़ा दीजिए। दोनों में देखिए 11 से 11.5, 9 से 9.5, और उससे अगले साल के लिए जानना है तो 0.5% और बढ़ा दीजिए, है ना। तो ये हो गया, पहले साल 1 जोड़िए, उसके बाद में आधा आधा और जोड़ दीजिए। आई होप आपको ये समझ में आया। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 चल रहा है, उसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 8% है। 21-22 के लिए 1% बढ़ा दीजिए, 9% हो गया। उससे अगले साल के लिए आधा परसेंट बढ़ा दीजिए, उससे अगले साल के लिए आधा परसेंट और बढ़ा दीजिए। तो 2023-24 तक जो RBI का टारगेट है कि जो ये आपका स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए 8% था टारगेट, वो बढ़ करके 10% हो जाएगा। और जो बीकर सेक्शन के 10% था वो बढ़ करके आपका 12% करने का इनका टारगेट है। बढ़ा कैसे रहें, एक साल में 1% और उसके बाद में आधा आधा परसेंट बढ़ा करके इसको कवर करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो होप अगर फाइनेंशियल ईयर वाइज पूछेगा तो फिर अलग अलग फाइनेंशियल ईयर वाइज आएगा तो आपको अलग अलग वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर ये पूछेंगे कि ओवरऑल टारगेट क्या है RBI का, कितना परसेंट अचीव करना चाह रहा है, तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर के लिए ओवरऑल 10% का टारगेट रखा हुआ है और बीकर सेक्शन के लिए 12% का। अगर पूछे करंट फाइनेंशियल ईयर में पूछता है आपसे तो स्मॉल और मार्जिनल के लिए 8% और बीकर सेक्शन के लिए 10% का टारगेट चला हुआ है फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने यहाँ पर इस टेबल को फिल नहीं किया था। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए अभी 8% है और बीकर सेक्शन के लिए 10% है। अभी इसका 8%, इसका 10% है। अगले फाइनेंशियल ईयर में बीकर सेक्शन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 11%, इसका 9%। उससे आगे बढ़ेंगे, इसका 9.5 हो जाएगा, इसका 11.5 हो जाएगा। उससे आगे बढ़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा आधा बढ़ के, और ये 12 हो जाएगा आधा बढ़ करके। ठीक है फ्रेंड, तो ये है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए। अब ये 2020-21 चल ही रहा है तो उसके हिसाब से 20-21 हो गया, ये 21-22, ये 22-23, ये 23-24, है ना। सेम यहाँ पर भी लागू हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, मेन सेक्टर्स की बात करेंगे। आपके जो प्रायोरिटी सेक्टर के जो मेन सेक्टर है उसमें एग्रीकल्चर फाइनेंस है, उसको हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ कवर किया ही नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे सीधे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला ये है कि खादी विलेज और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, KVI, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। तो जितने भी एडवांस जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को दिए जाते हैं वो सारे के सारे प्रायोरिटी सेक्टर के एडवांसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी 10 करोड़ का लोन भी अगर आपने खादी और विलेज इंडस्ट्री को दे दिया तो पूरे पूरे 10 करोड़ प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट कर लिए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो आप खादी और विलेज इंडस्ट्री को लोन देते हो
वो आपके जो सब टारगेट नहीं है माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, क्या टारगेट है हमारा 7.5% का, उसका भी पार्ट होते हैं। मतलब अगर आपने खादी और विलेज इंडस्ट्री को दे दिया लोन, तो इसका मतलब आपने माइक्रो एंटरप्राइजेज में 7.5% वाले टारगेट में भी थोड़ा बहुत अचीवमेंट कर ली है फ्रेंड्स। ओके, तो खादी और विलेज इंडस्ट्री को जो भी लोन दिया जाता है वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत आता है। हम बात किसकी करें, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की बात कर रहे हैं। दूसरा इसी में है फ्रेंड्स आपका कि 10,000 रुपये तक का जो ओडी मिलता है, 10,000 रुपये तक का प्रधानमंत्री जनधन योजना में, पहले 5,000 रुपये की ओडी थी, फिर बाद में सरकार ने बढ़ा करके उसको 10,000 रुपये का ओडी कर दिया था। ये जो 10,000 रुपये की ओडी दी जाती है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, वो भी आपकी प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होती है। ध्यान रखिएगा, ओडी जो दी जाती है वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट की जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने यहाँ पर समझा कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज में एक दो बातें काम की समझी हमने। ये देखा खादी और विलेज इंडस्ट्री को चाहे जितने करोड़ का हम लोन दे दें, कितने रुपए का लोन दे दें, वो सारा का सारा प्रायोरिटी सेक्टर का लोन होता है। और ये जो लोन होता है वो किसका पार्ट होता है, तो माइक्रो एंटरप्राइजेज के जो 7.5% का टारगेट है आपका, माइक्रो एंटरप्राइज के लिए कितने का टारगेट है देखिए यहाँ पर 7.5% का, इस टारगेट का पार्ट होता है। ठीक है, तो बैंक को सारे टारगेट अचीव करने होते हैं। तो अगर मान लीजिए माइक्रो एंटरप्राइजेज का 7.5% का टारगेट अचीव करना है, तो वो चाहे तो खादी और विलेज इंडस्ट्री को लोन दे करके इस टारगेट को अचीव कर सकता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो 10,000 रुपये की ओडी दी जाती है, वो भी पार्ट होती है आपका किसकी, प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। फिर आया अपना तीसरा पार्ट आता है फ्रेंड्स, हाउसिंग फाइनेंस लोन। ठीक है, हमने वेरियस सेक्टर की बात की थी ना, यहाँ पर कि बहुत सारे सेक्टर हैं। एग्रीकल्चर हमने कुछ ज़्यादा कवर किया नहीं, एमएसएमई में हमने 2-3 बातें देखी। फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, हाउसिंग हो गया, एजुकेशन लोन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। तो इन्हीं हर एक के बारे में हम इस समय करंट टाइम पर पढ़ रहे हैं। तो हमने एग्रीकल्चर में कुछ नहीं देखा, माइक्रो और एमएसएमई के बारे में हमने ये चीज़ देखी, ओडी वगैरह के बारे में। अब हाउसिंग लोन की, हाउसिंग फाइनेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस में ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम 35 लाख रुपए का जो लोन होता है मेट्रो एरिया में, वहाँ मैक्सिमम 35 लाख रुपए का जो लोन है वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होता है। लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन होती है कि घर की जो कीमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 45 लाख रुपए की होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, माइक्रो मेट्रो एरिया है आपका, तो 35 लाख रुपए तक का अगर कोई लोन लेता है आपसे घर बनवाने के लिए, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जो घर बने वो 45 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं बनना चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने आपसे 20 ही लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, घर बनवाने के लिए मेट्रो एरिया में, लेकिन उसके घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है, तो क्या ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, तो नहीं होगा। क्योंकि मैक्सिमम जो घर की कीमत होनी चाहिए वो 45 लाख रुपए होनी चाहिए, और यहाँ 1 करोड़ का घर है, भले ही उसने 20 ही लाख रुपए लिए हैं, लेकिन ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं होगा। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, लोन ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख रुपए का होना चाहिए और घर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 45 लाख रुपए की होनी चाहिए। अब अदर एरिया आया, तो पहली बात यह है कि लो मेट्रो एरिया क्या है, तो मेट्रो एरिया उसे कहते हैं फ्रेंड्स जहाँ पर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन पाई जाए, उसे ही मेट्रो एरिया कहा जाता है। मेट्रो एरिया किसे कहेंगे, जहाँ पर 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन हो। अदर एरिया का मतलब ये हुआ कि जहाँ 10 लाख से कम पॉपुलेशन होगी, ऑब्वियसली है ना। अगर मेट्रो एरिया 10 लाख या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है, तो अदर एरिया उससे कम की 10 लाख से कम की पॉपुलेशन होगा। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम लोन 25 लाख रुपए का होगा और मैक्सिमम कास्ट घर की 30 लाख रुपए होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, अगर मेट्रो एरिया है तो लोन 35 लाख रुपए का, घर की कीमत 45 लाख रुपए की। अदर एरिया है तो लोन 25 लाख रुपए का और घर की कीमत 30 लाख रुपए की होनी चाहिए, तो ही उसे प्रायोरिटी सेक्टर का लोन मानेंगे। तो अगर मान लीजिए अदर एरिया में है और आपने 35 लाख रुपए का लोन करवा लिया, अदर एरिया में 35 लाख रुपए का हाउसिंग लोन हुआ है, तो सवाल ये है कि क्या प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, तो नहीं आएगा। अदर एरिया में मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का ही लोन जो है आपका कवर होता है किसमें, प्रायोरिटी सेक्टर में। अब मान लो कि चलो ठीक है, ये भी ठीक है, 20 लाख रुपए का किसी ने लोन करवा दिया, लेकिन घर की कीमत 50 लाख रुपए है, अदर एरिया की बात कर रहा हूँ, 20 लाख रुपए का हाउसिंग लोन लिया है और 50 लाख रुपए घर की कीमत है, तो क्या ये हाउसिंग लोन प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि घर की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 30 लाख रुपए होनी चाहिए, जो कि यहाँ एक्सीड कर जा रही है। तो दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है फ्रेंड, तो ही उसे हम प्रायोरिटी सेक्टर में लेते हैं। अब एक सवाल ये भी है कि बैंक जो अपने एम्प्लॉय को हाउसिंग लोन देता है, क्या वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होता है, तो नहीं होता है फ्रेंड। ध्यान रखिएगा कि बैंक जो अपने खुद के एम्प्लॉय को लोन देता है वो प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट नहीं होता है। आप 45 लाख रुपए का लोन लेकर के बैंक में अगर काम करते हो, 45 लाख रुपए का लोन लेकर हाउसिंग लोन लेकर के घर बनवाते हैं, तो ये जो है आपका हाउसिंग लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट नहीं होता है गाइडलाइन के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मेट्रो एरिया किसे कहते हैं, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो वहाँ पर लोन की क्या है हिसाब किताब, 35 लाख रुपए तक का लोन होना चाहिए और 45 लाख रुपए तक का घर
की होनी चाहिए, और अदर एरिया में 25 लाख रुपए तक का लोन होना चाहिए और 30 लाख रुपए तक की घर की कीमत होनी चाहिए। बैंक के खुद के एम्प्लॉय को जो लोन दिया जाता है उसे जो है हम प्रायोरिटी सेक्टर लोन में काउंट नहीं करते हैं। लोन्स फॉर रिपेयर, अब घर तो बनवाने के लिए लेता ही आदमी, साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी लेता है। तो अगर आप लोन रिपेयर के लिए ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए तक का लोन अगर आपका मेट्रो एरिया में है 10 लाख रुपए तक का लोन, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। अदर एरिया में 6 लाख रुपए तक अगर रिपेयर करवाने का लोन है तो वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। मान लीजिए मेट्रो एरिया में है और आपने 12 लाख रुपए का लोन घर रिपेयर करवाने के लिए लिया है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा, क्योंकि मेट्रो एरिया में सिर्फ 10 लाख रुपए तक का लोन ही एलिजिबल होता है। अदर एरिया में आपने 4 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है घर रिपेयर करवाने के लिए, तो हाँ 6 लाख रुपए तक का एलिजिबल है, तो 4 लाख वाला हो जाएगा। यहाँ पर घर की कीमत जैसी कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सिंपल मेट्रो एरिया में 10 लाख रुपए तक का लोन और अदर एरिया में 6 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, अगर रिपेयरिंग के लिए लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ेंगे और एजुकेशन लोन की बात करेंगे। एक बार फिर से अगर चाहें तो देख लीजिए, आपका 35 लाख रुपए तक का लोन मेट्रो एरिया में, घर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 45 लाख, और 25 लाख रुपए तक का ज़्यादा से ज़्यादा लोन अदर एरिया में और घर की कीमत कितनी 30 लाख रुपए हो, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होता है। अगर नया घर लेना है, नया घर बनवाना है, और अगर रिपेयर करवाना है तो 10 लाख रुपए तक का इधर मेट्रो में, और अदर में जो है आपका 6 लाख रुपए तक का लोन जो है प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होता है। एजुकेशन लोन में क्या कॉन्सेप्ट है, पहले 10 लाख रुपए की लिमिट थी फ्रेंड्स, अब ये बढ़ करके 20 लाख रुपए का लोन दे लेंगे। मतलब अगर आपने किसी को 20 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन किया हुआ है एजुकेशन लोन, तो वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर का लोन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि किसी स्टूडेंट को 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, विदेश में पढ़ने के लिए 50 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो क्या ये प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा या नहीं आएगा? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा कि 20 लाख रुपए इसमें से प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट होगा, उसके बाद का सारा पैसा प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट नहीं होगा। ध्यान रखिए, लोन हम देने से मना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम ये सोचें कि 50 लाख रुपए का तुम लोन ले लोगे, ये प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा तो हम तुम्हें नहीं देंगे। नहीं, लोन जितने का भी कस्टमर चाहता है उतने का दे दीजिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि 20 लाख रुपए उसमें से केवल एक एजुकेशन लोन में से सिर्फ 20 लाख रुपए ही आपका प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल हैं। चाहे लोन आप 2 करोड़ का कर दीजिए, आपने 2 करोड़ का लोन कर दिया, उसमें से भी 20 लाख रुपए ही सिर्फ एजुकेशन लोन जो है आपका, वो आपका काउंट होगा प्रायोरिटी सेक्टर में। उसके अलावा बाकी का प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट नहीं होता है। लोन आप चाहे जितने का भी कर दें। तो आई होप कि आपको एजुकेशन लोन में भी 20 लाख रुपए की करंट टाइम पे लिमिट है। इसमें भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि कोई कस्टमर आता है 30 लाख रुपए का लोन लेता है, तो 30 लाख का लोन ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 लाख रुपए प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा और 10 लाख रुपए बाकी नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में या किसी और सेक्टर में आ जाएगा, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा फ्रेंड्स। ओके, एक्सपोर्ट क्रेडिट पर भी हम कुछ बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। सीधे 6वें पॉइंट पर आएंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, जैसे आपका स्कूल बनवा लेना, ड्रिंकिंग फैसिलिटी दे देना, या हॉस्पिटल बनवा देना, हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी, सफाई वगैरह, ये सारे जो काम होते हैं फ्रेंड्स वो सोशल सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा करें। पार्क बनवाना वो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस पर अगर 10 करोड़ रुपए तक का लोन कोई बारोवर लेता है, पर बारोवर 10 करोड़ रुपए तक का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। यानी कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि हमको स्कूल बनवाना है और 6 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 6 करोड़ रुपए का जब आप उसको लोन देंगे तो ये पूरा का पूरा प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि एक बारोवर पर 10 करोड़ रुपए तक का लोन जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। कोई कस्टमर आया, 25 करोड़ रुपए का लोन लिया उसने, हाउसिंग 25 करोड़ का हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाई, हॉस्पिटल बनाया 25 करोड़ रुपए का, तो 10 करोड़ रुपए ही सिर्फ जो है आपका लिमिट में आता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर 25 करोड़ रुपए नहीं आते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो एक इंडिविजुअल बारोवर अगर 10 करोड़ रुपए तक का लोन ले करके हेल्थ केयर फैसिलिटी देता है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देता है, स्कूल बनवाता है, सफाई की फैसिलिटी बनवाता है, सैनिटेशन के लिए करवाता है, तो ये सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर होगा प्रायोरिटी सेक्टर के अंतर्गत, 10 करोड़ रुपए पर इंडिविजुअल बारोवर। ठीक है, उसके बाद में आया रिन्यूएबल एनर्जी, इसमें भी लिमिट चेंज हुई है। बैंक 30 करोड़ रुपए पर बारोवर तक जो है, अगर एक बारोवर 30 करोड़ रुपए तक का लोन लेता है, बारोवर किस पर्पज के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा, सोलर बेस्ड पावर जनरेशन, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन, मतलब बड़े लेवल का प्लांट लगाना है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 30 करोड़ रुपए का जो लोन हो रहा है वो किसी घर के लिए नहीं हो रहा है, घर के लिए लिमिट है 10 लाख रुपए, ध्यान दीजिए।
फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड, कोई अपने घर पे रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर लगाना चाहते हो, कुछ ऐसा काम करना चाहते हो, तो उसके लिए 10 लाख रुपए पर बारोवर लिमिट है, वही जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। अगर सिर्फ आपको एक अपने घर पर अपनी छत पर ही कुछ काम है तो उस केस में। और अगर जो है बड़े लेवल पर करवाना है कि नहीं, हमको पूरा पूरा गांव के लिए सोलर पैनल लगवा देना है, या फिर जो है बायोमास प्लांट लगवाना है, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट आप लगाना चाहते हैं जिससे कि पावर जनरेट हो सकती है, तो उसमें 30 करोड़ रुपए तक का लोन पर बारोवर जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी में प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। 30 करोड़ रुपए तक का, ध्यान रखिएगा। ये कुछ लिमिट पूछी जाती है फ्रेंड्स आपकी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के 10 करोड़ है, रिन्यूएबल एनर्जी के केस में 30 करोड़ रुपए है, और अगर इंडिविजुअल पर्सन ले रहा है तो 10 लाख रुपए ही है। इसमें 8वां सेक्टर है फ्रेंड्स आपका अदर। अदर के केस में बस एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर जो है ए लोन नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बारोवर, है ना, डायरेक्ट प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू बैंक टू इंडिविजुअल बारोवर हाउस होल्ड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसको 1 लाख रुपए का लोन दे दिया बैंक ने, 1 लाख रुपए तक का लोन दे दिया है उसको, और उसकी जो लिमिट मतलब इनकम है वो ग्रामीण एरिया में 1 लाख और अदर एरिया में 1,60,000 से अगर ज़्यादा नहीं है, तो ये जो 1 लाख रुपए तक का लोन होता है फ्रेंड्स, ये प्रायोरिटी सेक्टर का लोन होता है, ठीक है। कोई एक कस्टमर आया, उसने आपसे 70,000 रुपए का लोन ले लिया, मान लीजिए 70,000 रुपए का, और जब आपने उसका चेक किया तो पता चला कि ग्रामीण एरिया में है आप, और वहाँ पता चल रहा है उसकी साल भर की इनकम 50,000 रुपये ही है, साल भर की इनकम। तो इसका मतलब हुआ कि वो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 70,000 रुपये एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को 1 लाख रुपए तक का आप लोन देते हैं, ठीक है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, बशर्ते कि ग्रामीण में उसकी इनकम 1 लाख और शहरी एरिया में उसकी इनकम 1,60,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इसी में दूसरा भी है कि डिस्ट्रेस पर्सन, कोई ऐसा डिस्ट्रेस पर्सन आता है आपके पास में जिसने किसी और से लोन लिया हुआ है। मान लीजिए कोई एक पर्सन आता है जिसने किसी और से लोन लिया हुआ है, मतलब साहूकार वगैरह से लोन लिया हुआ है, तो 2 लाख रुपए तक का अगर लोन आप उसको दे देते हैं ताकि वो साहूकार के कर्जे से जो है बच जाए या वो उसका पैसा वापस कर दे, तो ये भी जो है आपका 2 लाख रुपए तक का प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट होता है फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्या है, लोन टू डिस्ट्रेस पर्सन, मतलब यहाँ पर क्या है कि ऐसा आदमी जिसको किसी का कर्जा चुकाना है, उसको हम 2 लाख रुपए का कर्जा दे रहे हैं, तब वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। क्योंकि ये दोनों बातें हैं, देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए कर्जा दे रहे हैं और उसे प्रायोरिटी सेक्टर में ले रहे हैं, और यहाँ 2 लाख रुपए कर्जा दे रहे हैं, वहाँ उसे भी प्रायोरिटी सेक्टर में ले रहे हैं। तो इसमें फ़र्क महसूस समझिए। 2 लाख रुपए का जो आप लोन दे रहे हैं, ये किसी साहूकार महाजन से लोन लिया, उसको लौटाने के लिए हम दे रहे हैं, इसलिए 2 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में है। और यहाँ जो 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, ये किसी भी पर्पज़ के लिए वो कस्टमर आकर के आपसे ले सकता है, बशर्ते कि उसकी जो इनकम है वो ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख और शहरी क्षेत्र में 1,60,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि हम ये कैसे जानेंगे कि वो साहूकार से लोन लेने के लिए ही पैसे ले रहा है कि नहीं। तो कस्टमर को कोई ना कोई ऐसा सर्टिफिकेट ला करके आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा जिससे कि आप ये सहमत हो जाएं कि हाँ, इसको साहूकार को पैसे लौटाने हैं। अदरवाइज़ कोई भी आकर के बोल देगा कि हमको 2 लाख रुपए तक का लोन दे दीजिए प्रायोरिटी सेक्टर में के अंतर्गत, ताकि मैं उसके पैसे लौटा पाऊँ, है ना। तो इसका सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ना कुछ वो कस्टमर आपको प्रोवाइड करेगा फ्रेंड्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें जो हमने वीकर सेक्शन के लिए टारगेट देखा नहीं था फ्रेंड, 10% का टारगेट है अभी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, आगे जाकर के 11% होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर में 11.5 होगा, और 23-24 में ये 12% हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अभी 10% का टारगेट चला हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 10% लिखा, लेकिन टारगेट ये ऐसे चले हुए हैं। तो वीकर सेक्शन में सवाल ये है कि प्रायोरिटी सेक्टर का जो वीकर सेक्शन है उसमें कौन कौन सी स्कीम, कौन कौन से लोग एलिजिबल होते हैं जिन्हें हम वीकर सेक्शन में काउंट करते हैं, सवाल ये है। तो पहला, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें हम वीकर सेक्शन में काउंट करते हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं, तो जिनकी 2 हेक्टेयर तक लैंड होल्डिंग होती है, यानी जिनके पास ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेक्टेयर तक है, उन्हें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। उसके बाद में आर्टिशियन, विलेज, कॉटेज इंडस्ट्री, है ना। आर्टिशियन मतलब ये जो आपका घड़ा वगैरह बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, या कोई भी जो आर्टिशियन हो, है ना, गांव के, या कॉटेज इंडस्ट्री आपका, है ना, हथकरघा उद्योग वगैरह के जो लोग हैं, उनको अगर 1 लाख रुपए तक का अगर आपने लोन दिया हुआ है, तो वो भी आपका वीकर सेक्शन में काउंट होता है। ध्यान दीजिएगा, उसे वीकर सेक्शन में लेंगे। अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन नहीं है, इन इन लोगों को अगर आपने लोन दे रखा है 1 लाख रुपए तक का, तो वो भी वीकर सेक्शन में काउंट होगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट भारत सरकार की स्कीम है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM,
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, या अर्बन, है ना, दूसरा इसी में है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, इसके बेनिफिशियरी हो गए। या एक और स्कीम है SRMS, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, है ना। तो अगर इस स्कीम के भी बेनिफिशियल हैं, चाहे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के, या नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर के जो बेनिफिशियरी हैं, अगर आप इनको लोन प्रोवाइड करते हैं तो वो भी बीकर सेक्शन में काउंट होगा। बीकर सेक्शन का हमारा अभी का टारगेट क्या है इस फाइनेंशियल ईयर का, 10% है। आगे ये 10% से 10.5% होगा, फिर 11% हो, नहीं सॉरी 10% से 11% होगा, 11 से 11.5 होगा, और 11.5 से फिर ये 12% हो जाएगा। उसके बाद में जो SC और ST के लोग हैं, SC और ST के, उनको जो लोन दिया जाता है वो भी बीकर सेक्शन में लिया जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर DRI, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्कीम है, DRI स्कीम जो होती है फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके जो बेनिफिशियरी हैं उनको भी जो है बीकर सेक्शन में लिया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो SHG होता है, उसको दिया गया लोन सारा का सारा आपका किस में आता है फ्रेंड्स, SHG का लोन, ये भी वीकर सेक्शन में आता है। डिस्ट्रेस्ड फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर, मतलब कहने का ऐसे किसान जो कि मतलब साहूकारों के लोन लेकर के परेशान है, डिस्ट्रेस हैं, फंसे हुए हैं, परेशान हैं, उनको भी जो है हम वीकर सेक्शन में लेते हैं। यानी किसान है, उसने साहूकार से लोन ले रखा है, नॉन इंस्टीट्यूशनल का यही मतलब, बैंक ना होकर के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ना होकर के, साहूकार वगैरह से लोन लेकर के वो उसके कर्जे में डूबा हुआ है, तो उसे भी हम बीकर, उसको लोन अगर देंगे तो उसे भी बीकर सेक्शन में लेंगे। ठीक है। डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन फार्मर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हम किसान को लोन देते हैं साहूकार से के लोन से मुक्ति पाने के लिए, तो कितने भी अमाउंट का आप लोन दे देंगे वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में पूरा का पूरा आता है। मतलब कहने का क्या हुआ मेरा, कि मान लीजिए कोई एक किसान है, उसने साहूकार से 20 लाख का लोन लिया हुआ है, तो 20 लाख रुपए अगर बैंक से ले करके वो साहूकार को चुकाएगा तो ये भी प्रायोरिटी सेक्टर का लोन है। किसी ने 1 ही लाख रुपए लिए हुए हैं, किसी ने 2 लाख रुपए लिए हुए हैं, किसी ने 1 करोड़ रुपए लिए, ये सारा लोन अगर आप दोगे तो वो सारा का सारा प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। अमाउंट यहाँ पर मुद्दा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि वो किसान होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि वो पर्सन किसान होना चाहिए। अब जरूरी थोड़ी है कि केवल किसान ही साहूकारों से लोन लेकर के पैसा फंसाए हुए है, नहीं, अगर किसान के अलावा भी कोई पर्सन है, ये देखिए यहाँ पर पर्सन अदर देन किसान, है ना, फार्मर के अलावा, किसान के अलावा अगर कोई और पर्सन है उसने लोन ले रखा है, तो अगर 1 लाख रुपए तक का लोन जो है अगर आप उसको देते हैं ताकि वो साहूकार का लोन चुका पाए, तो फ्रेंड्स उसे भी हम प्रायोरिटी सेक्टर में लेते हैं। क्लियर हो गया आपको या नहीं क्लियर हुआ? किसान है, कोई एग्रीकल्चर किसान है, उसने 20 लाख रुपए का साहूकार से लोन लिया हुआ है, आपने उसको 20 लाख रुपए का लोन दिया, उसने साहूकार को चुका दिया, तो ये पूरा का पूरा 20 लाख प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, क्योंकि ये किसान है। अब कोई एक किसान के अलावा कोई और पर्सन आता है और उसने आपसे 2 लाख रुपए का लोन लिया साहूकार का चुकाने के लिए, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसान के अलावा कोई और आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक का लोन ही आप जो है प्रायोरिटी सेक्टर में कवर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 लाख रुपए तक का ही जो है किसी दूसरे पर्सन के लिए आप कवर कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी जो वोमेन बेनिफिशियरी होती हैं, अगर 1 लाख रुपए तक का उनको लोन दिया जाएगा तो वो भी बीकर सेक्शन में काउंट किया जाएगा। आपका दिव्यांग लोग जो होते हैं उनको दिया गया लोन भी बीकर सेक्शन में आएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो 10,000 रुपये की OD है वो भी बीकर सेक्शन में आती है। साथ ही साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को जो लोन दिया जाता है वो भी आपका बीकर सेक्शन में ही आता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने यहाँ पर क्या देखा स्पेशली कि बीकर सेक्शन में कौन से लोग आते हैं, किन किन लोगों को हम बीकर सेक्शन में काउंट करते हैं। तो पहला बीकर सेक्शन का करंट टाइम इस फाइनेंशियल ईयर का टारगेट 10% है, अगले फाइनेंशियल ईयर का 11 है, उसके अगले का 11.5 है, और 23-24 का आपका 12% है। फाइनल जो टारगेट है RBI का, इसको 10% है, 2% बढ़ा के 12% करने का है। ठीक है। अब इसमें जो आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं वो बीकर सेक्शन में आते हैं। अब सवाल ये है कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं, तो जिनकी लैंड होल्डिंग, जिनके पास जो ज़मीन है वो 2 हेक्टेयर तक है, तो उन्हें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर कहते हैं। इसके अलावा आपके जो कलाकार वगैरह होते हैं कॉटन इंडस्ट्री से, या जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनको 1 लाख रुपए तक का आपने लोन दिया हुआ है, गाँव के लोगों को 1 लाख तक का लोन दिया है, तो वो भी आपका बीकर सेक्शन में आता है। इसके अलावा NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये सभी स्कीम के जो आपके बेनिफिशियरी हैं वो भी आपके बीकर सेक्शन में आते हैं।
एससी और एसटी कैटेगरी के लोग भी वीकर सेक्शन में आते हैं। डीआरआई, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट स्कीम के लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग, ठीक है, ये सभी आपके किस में आते हैं फ्रेंड, ये सभी आपके वीकर सेक्शन में आते हैं। इसके अलावा जो किसान किसी साहूकार से लोन ले बैठे हैं और डिस्ट्रेस हैं, परेशान हैं, वो भी आपके वीकर सेक्शन में आते हैं। अगर किसान के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है और 1 लाख रुपए तक का लोन उसने साहूकार से लिया हुआ है, या हम 1 लाख रुपए तक का उसको लोन देते हैं एक बारोवर को, तो वो भी आपका वीकर सेक्शन में आता है। कोई वुमेन बेनिफिशियरी है, महिला बेनिफिशियरी है, उसको आपने 1 लाख रुपए तक के जो लोन दिए हुए हैं, वो सभी आपके वीकर सेक्शन में आएंगे। जो दिव्यांग लोग हैं वो भी वीकर सेक्शन में आएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो 10,000 रुपये आप ओडी देते हैं, वो भी वीकर सेक्शन का पार्ट होता है। साथ ही साथ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी जो है आपके वीकर सेक्शन के ही पार्ट होते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी और गाइडलाइन है, वो ये है कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड ही है, सर्विस चार्जेज, कितना बैंक सर्विस चार्ज लगाता है। तो फ्रेंड्स जो है 25,000 रुपये तक का अगर कोई लोन करना है तो बैंक कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लगाएगा किसी भी तरीके का, ना तो लोन से रिलेटेड, ना एडहॉक, ना इंस्पेक्शन, ना कोई भी चार्ज नहीं लगा सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर का 25,000 रुपये तक का लोन है तो बैंक कोई भी चार्ज उसके ऊपर लगा नहीं सकता है फ्रेंड्स। ओके, तो इसी के साथ में फ्रेंड्स हमने आपको लगभग लगभग सारी चीज़ें समझा दी, सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर होगा तो वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।